हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनहेंस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सेशन 2020-21 के लिए जो नया सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हुआ है सीबीएसई की साइट से मैथमेटिक्स के लिए। तो इसको आज हम समझेंगे और हम इसका जो सेक्शन 1 है उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस नए पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ दो अलग तरह के केस स्टडी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हुए हैं, तो वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सकें एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर आप देखें जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स ए एंड बी, और दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। पार्ट ए में 24 मार्क्स का है पार्ट ए, और पार्ट बी 56 मार्क्स का है। तो अब आगे देखिए, पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव है। पहले भी आपने देखा था पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स की, इसी तरह से है। थोड़ा डिटेल में देखें अगर इसको, तो पार्ट ए के अंदर जो है दो सेक्शन आपको मिलेंगे, 1 एंड 2। पहला और दूसरा, पहला पार्ट में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। और जो दूसरा सेक्शन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट कहिए इसको, या इसके लिए नई दो चीज़ आई हैं, 2 केस स्टडीज़ हैं। यानी एक केस बनाया होगा, एक आपको सिचुएशन दी होगी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और दोनों ही केस स्टडीज़ के ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसमें से आपको 5 में से 4 करने होंगे। ईच केस स्टडी कंप्राइजेज 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज़, और हमें उन 5 में से 4 करने होंगे। दोनों में 4 और 4 यानी कि 8 दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो पार्ट 1 में 16 और पार्ट 2 में 4 एंड 4, है ना, तो आपके टोटल 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स का ये हो जाएगा। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें जो 56 मार्क्स का है, उसके अंदर 3 और नए सेक्शन हैं, यानी 3, 4th एंड 5th हैं। सेक्शन 3 जो है वो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। 4th में 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और ये आपके लिए एक नया है, 4 और 6 के मार्क्स के क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 3। तो इस तरह से हमारा 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा ये। तो हम डिस्कस करेंगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सेक्शन 2 के अंदर आता है आपका केस स्टडीज़, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आज हम केस सेक्शन 1 करेंगे, जिसके अंदर 16 जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं पार्ट ए के, ठीक है, और ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और इंटरनल चॉइसेस दी होंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, चेक वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज़ 1 1 और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या 1 1 है या 1 1 नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को हम करते हैं। अब स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया रहा आपके सामने, ठीक है, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हमें 1 1 अगर प्रूफ करना है तो उसका क्या तरीका होता है। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे लेट f(x1) f(x2), ठीक है। अब यह x1 और x2 जो हमने लिए हैं, वेयर x1 एंड x2, ये दोनों कहाँ से आएंगे, हमारे रियल नंबर से, जो हमें यहाँ पर देखेंगे सेट दिया हुआ है, ठीक है। इस f(r) है, तो हमने वहाँ से कोई दो एलिमेंट्स लिए और हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को इक्वेट कर दिया। तो इससे अगर हम इसकी वैल्यूज़ रखें, क्योंकि हमारे पास f(x) दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका x1 क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह रखेंगे तो हो जाएगा x2 क्यूब। ओके, तो अगर इसको कुछ बच्चे देखिए यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो 3 से 3 कैंसिल करके इक्वल कर देते हैं। तो ऐसा कभी कभार तो आपका आंसर सही आ जाता है, लेकिन ऐसा तरीके में अगर आप चलेंगे तो कहीं गलती भी कर देते हैं। तो बहुत ही बेसिक बात है ये। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये है, एक्स क्यूब माइनस x2 क्यूब एक साइड में ले आए एंड इक्वल टू 0। तो इससे और भी कुछ वैल्यूज़ आती हैं अगर आप प्रॉपरली करेंगे। तो ये इसको हम लिखेंगे, अगर इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म से इसको आप ओपन करते हैं तो हो जाएगा x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए, किसी भी x1 और x2 की रियल वैल्यूज़ के लिए ये वाली जो ब्रैकेट है कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ओनली 0 इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, दैट इज़ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। हमने यहाँ से जो लिया तो वहाँ से हमें इम्प्लीकेशन क्या मिलता हुआ आया, व्हेन वी
let fx1 is equal to fx2 then it implies x1 is equal to x2। तो ये इसका तरीका होता है प्रूफ करने का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस fx है ना, जो हमें दिया हुआ था x³ इज़ 1 1। तो ये 1 1 होगा। ये A1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप इसको इतना ही लिखें काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी हुई है, ये और करके यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस और में क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। चलिए, इसका जो चॉइस है, अगर आपको ये करना चाहें या आप इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप करें। देखिए, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए ना whose नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज़ 3। ठीक है, देखिए ये और का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो सेट ए दिया हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमें दिए हुए हैं 3। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻n² - n। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा जो एलिमेंट्स हैं 3 हैं, यानी ये जो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर है और यही हमारा एक्चुअली, सो कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर जो n है हमारा वो 3 है, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस 3 के लिए यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ 3 होगी बिकॉज ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ये जाएगा 2⁻³ -3 दैट इज 2⁹ -3 that is 2⁻⁶। तो these are the आंसर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ही होंगे आपके। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं पहले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके, इज डिफाइंड एज R1 1 1 2 2 2 3 3। ठीक है, तो इस सेट से, एस सेट से एक रिलेशन बना ये। ठीक है, ये एक रिलेशन बना है और ये इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं आपके 1 1 1 2 2 2 3 3। ठीक है, एक रिलेशन है ये। विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ठीक है, अगर आपको याद हो तो तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव तीनों हो, तभी ये होगा। तो हम इसको अगर चेक करें तो जो हमें दिया हुआ है, हमें रिलेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 1 है ना, एंड दिस इज 1 2 2 2 एंड 3 3। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। सेट जो हमें जिससे बना हुआ वो सेट में 3 ही एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये सेट है और ये रिलेशन है। तो इसको अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप के साथ उनका एक पेयर जरूर बनेगा, यानी 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए वो भी है, 3 3 होना चाहिए वो भी है। ठीक है, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव देखें, सॉरी पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में हम एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, यानी जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो सिमेट्री होने के लिए ये जो पेयर आपका है, यानी ये जो एलिमेंट है आपका, इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी 2 1 होना चाहिए, जो नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अगर ये एलिमेंट रहेगा तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, यानी इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हटा देंगे। अगर ये हटा देते हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं है, सब आपस में सिमेट्रिक भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होता ही है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसको हटा दें। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 में ट्रांजिटिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिर्फ सिमेट्रिसिटी में ये 1 2 एक एलिमेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम 1 2 एलिमेंट है ना, 1 2 पेयर एज एन एलिमेंट, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो सिर्फ इतना सा इसका आंसर होगा, इसको हमें रिमूव करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ठीक है, डिफाइंड एज आर set of all AB pair such that under root A is equal to B is a function or not। एक रिलेशन आपको दिया हुआ और बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं ज़रा। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन नंबर 3। और हमें रिलेशन जो दिया है, दैट रिलेशन आर इज सच दैट अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं है। अच्छा, जो ए और बी हैं यहाँ पर, ए और बी जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, है ना, ये कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। यानी ए बी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर की, उसके लिए क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें चेक करना है। तो देखिए, अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी, यानी ये क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ये रियल होने चाहिए। तो आप ए की क्या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब कि हमारा जो ए बी है ना, आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हम इन्फिनिटिव से लेकर, है ना, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर ए बी की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटिव तक क्या सभी ले सकते हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल फॉर ऑल और नॉट। तो यहाँ अगर हम ए की कोई नेगेटिव वैल्यू रखें तो नेगेटिव वैल्यू ये पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होने से बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा नॉट अ रियल, इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो आर इज नॉट अ फंक्शन, हम ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज ए अंडर रूट ए इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। कोई भी ए की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे वो पॉसिबल नहीं होगी, यानी वो रियल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बात समझ में आ गई, कोई भी हम अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर के अंदर ही आना चाहिए। इसकी जो आउटपुट है वो भी और इनपुट दोनों वहीं आने चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं हो सकता रिलेशन। ओके, चलिए इसकी एक चॉइस भी आपको दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। चॉइस में क्या दिया हुआ है, चॉइस है हमारी एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए, ओके, डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हम एक मिसाल के तौर पे समझें इस बात को, ये हमारा सपोज ए है और उसके कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी, यानी पूरे, आपको दो भी हो सकती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, तीन भी हो सकती हैं, तो वो पूरे को कंप्राइज कर लेती हैं, पूरे बना को सेट को बना लेती है। क्योंकि यहाँ पर ए है और उसमें तीन क्लासेस है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से होंगी, ये A1 A2 A3 ऐसे होंगी, यानी तीनों सबको मिलाकर पूरा ए बनता है। तो ऐसा अगर है तो हम क्या लिखेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट बन जाएगा, दैट इज सेट ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से जो दूसरी बात पूछी है इसमें, वो पूछिए A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी चीज़ ओवरलैपिंग नहीं है, ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। ओके, दिस इज योर और पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × n एंड m × 5 रेस्पेक्टिवली, यानी एक हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये कितने ऑर्डर की है, ये है आपकी 3 × n ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स बी है जो है m × 5 की। ठीक है, ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, रेस्पेक्टिव देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a - 3b गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड। ये डिफाइंड है यानी पॉसिबल है, यानी 5a - 3b। अच्छा, जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं दो मैट्रिक्सेस को, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसको इट इज़ डिफाइंड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस बात से बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाती है कि a एंड b मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी ए का जो ऑर्डर होगा, अच्छा सेम ऑर्डर कब हो सकता है, जब यहाँ ये भी वैल्यू सेम हो इसके और ये वैल्यू इसके सेम हो। ठीक है, यानी एन जो होगा, सॉरी एन जो होगा वो 5 होगा और एम जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो यानी एम की वैल्यू कितनी होगी 3 और एन की वैल्यू कितनी होगी 5। तो दोनों का ऑर्डर कितना हो जाएगा फिर 3 × 5। सो
हमें सिर्फ किसकी वैल्यूज़ बतानी है, हमें बतानी थी देन द फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, विच मैट्रिक्स 5A माइनस 3B इज 3x5, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, है ना, वेयर ए इज़ ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। मैट्रिक्स नहीं दी हुई है, सिर्फ आपको बनानी पड़ेगी ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए हम। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एलिमेंट 1 होगा अगर आपका आई और जे यानी रो और कॉलम का ऑर्डर डिफरेंट होगा। जैसे अगर 1 1 लेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, 1 2 आएगा, है ना, 2 1 आएगा, इस तरह से होगा। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है उस तरह से होगी, A11 A12 A21 और A22। तो इसमें तो सेम है, तो यानी ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ 0 0, तो यानी इसको बहुत ईजी बन जाएगा। A11 तो क्या होगा 0, ये भी 0, और ये हो जाएगी 1 1, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना ए स्क्वायर। तो इसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0 1 1 0, ठीक है, और फिर 0 1 1 0, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ऐसे रो वाइज जाएंगे, इसको कॉलम वाइज जाएंगे, तो 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, फिर 1, यानी कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एलिमेंट के साथ ऐसे जाएंगे और इसको डाउनवर्ड ऐसे जाएंगे, और 1 to 1 तो +1 आ जाएगा। उसके बाद 0 × 1 तो 0, और ये 1 × 0 तो ये भी 0। उसके बाद 1 × 0 ये 0, और 0 × 1 0। उसके बाद 1 × 1 1 +0, तो आपको फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका एक दूसरा पार्ट है ऑप्शन में, तो जहाँ भी ऑप्शन है वहाँ आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी मैट्रिक्स का ही है, और इसमें हमसे पूछा है गिवन दैट ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज़ -4, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है, वो हम निकालते हैं जब इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, हम लिखते हैं वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x3, तो ये भी 3 वाली हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी आपकी AI3। ठीक है, और ये हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा AI3। अच्छा, I3 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं ए, हमें मालूम है कि अगर a × b का डिटर्मिनेंट लें तो a डिटर्मिनेंट ऑफ a × डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाता है, तो ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, यानी एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा a की पावर 3, और यहाँ से -1, यानी डिटर्मिनेंट a की पावर 2। अब डिटर्मिनेंट a की पावर 2 हमें, जो डिटर्मिनेंट a हमें दिया हुआ -4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी -4 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 16 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों पार्ट इसके भी हो गए। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए इज ए मैट्रिक्स AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -7, फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। इसका हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कैपिटल AIJ जो है वो कोफैक्टर है। ठीक है, तो बस चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23।
ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी A11 A12 A13, 3x3 मैट्रिक्स है। A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। ये आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ को इसको देखते हुए हम यहाँ इसको लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो A11 हमने यहाँ लिखा A11। अब यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है उसको देखकर हम कोफैक्टर हमें लिखना हो A21, तो ये A21 है। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़कर हम जो लिखेंगे डिटर्मिनेंट बचेगा वो इसका कोफैक्टर होगा, यानी A21 जो होगा। अच्छा, उसके बाद -1 की पावर कितनी जाएगी, 2 + 1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास A12 A13 A32 एंड A33, ठीक है। पहली बात ये होगी। उसके बाद हम लिखेंगे A12 और यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2। उसके बाद 2 और 2 की बात हो रही है, तो ये रो कॉल छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो हो जाएगा A11 A13 A31 A33, ठीक है। देन प्लस A13 और 23 के लिए, यानी इसके लिए छोड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़कर लिखेंगे, यानी A11 A12 A31 एंड A32, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे ना, तो ये A11 है, ठीक है, ये A11 हो गया। उसके बाद ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हमारी जो क्या बनेगी, देखिए A11 A12 A13 तो ऐसी रहेगी। अब यहाँ पर जो हमें सेकंड जो बन रही है ना, इस सेकंड के लिए भी हमारे पास यही आएगा A11 A12 A13 और ये A31 A32 एंड दिस इज A33, ठीक है। ये होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम हो जाएंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे तो सारी यही वैल्यू आने वाली है। और ये देखिए दोनों जो हैं ये कैसी हैं, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर 6th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 पूछा है हमें, इंटीग्रेशन के बारे में है। ये कहता है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ EX 1 - cot x प्लस cos x स्क्वायर x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, देख के एकदम से ये क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ये होती है कि EX हो और यहाँ पर हो FX और प्लस F डैश हो, यहाँ पर F डैश है, इनका डिफ्रेंशिएशन हो DX। तो इसका जो इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है EX FX + C, ठीक है। सिंपल ऐसे आता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वो इसी तरह से है। हमारे पास है EX, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, cot x प्लस cos x स्क्वायर x dx। तो अगर आप इसको देखें और इसको देखें, तो इसको अगर आप लें FX और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा EX 1 - cot x + C। C इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इसका है। इसमें एक और करके भी दिया हुआ है हमें, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी इंटीग्रेशन ही है और कर, और ये भी सिंपल है। ये इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2, ओके। और अंदर दिया हुआ आपका x स्क्वायर sin x dx। तो इसको देखकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की, और वो प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। प्रॉपर्टी होती है आपकी -a to a fx dx। इसकी वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करती है इस फंक्शन कैसा, ऑड है या इवन है। अगर इस फंक्शन को हम देखें, अगर इस फंक्शन को हम लें fx, है ना, ये आपका x स्क्वायर साइन x, ठीक है। अगर हम इसको माइनस लें तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन -x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर साइन x हो जाएगा। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि fx इज इक्वल टू -fx।
यानी एफ एक्स जो हो गया वो क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये कैसा आपका ऑड फंक्शन। तो ये जो वैल्यू होती है ये 0 होती है ना, इफ़ एफ एक्स इज़ ऑड, तो ऑड है तो ये 0 होगी, तो इसलिए हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा 0 होगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर यस 7 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें हमें पूछा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। एरिया, तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू दी हुई है आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा कुछ। ठीक है, तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस आपकी ये हो गई, दो बात होगी x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपकी x इज इक्वल टू ये -1 है और x इज इक्वल टू +1, ये इज इक्वल टू +1 है। तो इन चारों के बीच में जो आपका एरिया होगा वही एरिया होगा। ठीक है, यानी इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होगा x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू +1 तक। तो एरिया है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यानी -1 से 1 y dx है ना, x के अलोंग। ठीक है, और इस फंक्शन y को, ठीक, अब y हमें पास क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दीजिए बस, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका बहुत सिंपल, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और आप यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे तो ये जाएगा आपके पास 1/3, और माइनस आना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, तो ये जाएगा आपका 2/3। तो यूनिट तो कुछ नहीं दी हुई है तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट हो इसकी। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका हाउ मैनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। देखिए dy/dx इज इक्वल टू -4xy², और ये कंडीशन दी हुई है इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है। तो कांस्टेंट कितने होंगे, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। तो इसमें देखिए ये सेपरेट वेरिएबल करेंगे इसको, नहीं y एक साइड करेंगे और x एक साइड ले जाएंगे, हो जाएगा dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ऐसे कांस्टेंट को बाहर हमने ले लिया, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y पर जाके -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये हो जाएगा -4, दिस इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कट जाएगा 2 रह जाएगा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, -1/y इज इक्वल टू -2x² + c। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यानी x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1 से कॉन्स्टेंट तो निकाल सकते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 1 तो -1 हो जाएगा, ये 0 तो c आ जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट्स जो हैं देयर इज़ 1। आंसर में यहाँ पर 0 दिया हुआ, थोड़ा डाउट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर 1 आ रहा, देयर आर 1 कॉन्स्टेंट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 10 की बारी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सिंपल है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4j। तो यूनिट वेक्टर बताना है इसके अपोजिट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखिए ये जो नेगेटिव मतलब है कि ये वाई डायरेक्शन में, जे तो हमें बता रहा है वाई डायरेक्शन, ठीक है, और माइनस बता रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है -3/4j है ना, इज़ इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, जहाँ पर जे जो है वो अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, हमें इसके अपोजिट करना होगा तो +y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका सॉरी,
अपोजिट जो इसका जो वेक्टर होगा है ना, इसका अपोजिट वेक्टर, तो इसके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अपोजिट टू दिस वेक्टर हो जाएगा +3/4 इंटू जे। और अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर चलिए अगर तरीके से निकालें इसको यूनिट वेक्टर, मान लो कोई भी वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उसका तरीका क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ यानी 3/4 जे, और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी 3/4 एक ही कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो हट जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 तो सिंपल जे आ जाएगा। जे इज हमें बताया आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही तो होते हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जे हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जे होगा, ठीक है, पूरा वेक्टर है लेकिन जे यूनिट वेक्टर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने यहाँ पर पूछा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द वेक्टर्स 2i एंड -3j। तो वेक्टर से हम एरिया निकाल सकते थे, ठीक है, क्या होता है एरिया बाय द वेक्टर, तो वो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हमें दो वेक्टर दिए हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, एक है आपके पास 2i एंड -3j, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू वेक्टर्स, वो हो जाता है आपका हाफ इंटू 2i क्रॉस -3j, ठीक है, तो जाएगा 1/2, 2 इंटू 3 हो जाएगा -6, और i क्रॉस जे कितना हो जाता है, i क्रॉस जे हो जाएगा यूनिट वेक्टर के, ठीक, तो ये होगा आपका 6/2, और k का क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखें हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा जी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी गिवन दैट यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो हमें ये सिचुएशन दी हुई है, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, कैप लगा हुआ इसके और ये 1 है। अब हमें सिर्फ क्या इस नॉलेज से हम इसके बीच में एंगल निकाल सकते हैं। देखिए हमें मालूम होता है कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, अगर उसका मॉडुलस, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +b मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं ए, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a यूनिट वेक्टर b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये डॉट अभी यहाँ रहा बीच में, यहाँ डॉट हट गया, स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर a का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसके बीच में अगर एंगल है थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है उनका मॉड क्या होगा 1, तो हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, प्लस 2, ये भी 1 1 हो जाएंगे, हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, तो ये जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू ये 2 और 1 - 2 इज इक्वल टू -1। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हम इसको कैंसिल करने के लिए इसको कॉस के टर्म में बनाते हैं, तो माइनस पे पहले फोकस नहीं करते, 1/2, तो कॉस ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री कितना होता है π/3, लेकिन हमें इक्वेट करना है तो यहाँ हमें प्लस हटाना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा, इसको हमें अंदर लेना होगा, तो अंदर ले जाएंगे तो उसको प्लस कर देगा ये अपने आप ही, ठीक है, तो इसको अंदर ना ले जाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस सेकेंड, है ना, देखें आप किस क्वाड्रेंट में होता है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव। तो इस सेकेंड टर्म यहाँ पर ये नेगेटिव होगा कॉस, तो हमें इस क्वाड्रेंट में लेकर आना होगा। तो इस क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो नेगेटिव दे देगा आपको, माइनस ये वापस यही आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख कर अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड बी, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई जेड प्लेन। ये बहुत सिंपल होता है, इसको मालूम होगा आपको, 1 0 0 इसके होते हैं, तो बहुत सिंपल आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5 कट्स एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को कट करने का मतलब क्या होगा कि z की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको लैम्डा के बराबर लें, तो सब इक्वल है, लैम्डा ले लें, और यहाँ पर इस खाली इस टर्म की बात करें, है ना, क्योंकि हमें z यहाँ 0 मिल गया, एक्स वाई प्लेन पर कट कर रहा है, तो z 0 होगा। तो z 0 हो जाएगा -5 डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 5 5 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वैल्यू, तो यहाँ से इसको लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, है ना, 3 इंटू लैम्डा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, z कितना हो गया, z 0 हो गया। अच्छा दूसरी यहाँ पर है y माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे, है ना, कोऑर्डिनेट्स, जो हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 0 0, तीनों वैल्यूज 0 आ रही है। यहाँ पर y भी 0 है, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज इसकी 0 होंगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं इस सेक्शन के, तो देखिए वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो यहाँ पर दो है हमारे पास, यानी एक ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/3, एंड बी की प्रोबेबिलिटी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर प्रॉब्लम ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है दिस, तो प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, तो हो जाएगी 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3। बी सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। अब हमें निकलना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कैसे होगी प्रॉब्लम सॉल्व, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल, मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको। ये हो सकता है कि पहले वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, ठीक है, लेकिन उस टाइम दूसरे वाला सॉल्व ना कर ले, ना कर पाए। हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे कोई भी दोनों में से सॉल्व करे। पहले वाले ने सॉल्व कर ली लेकिन दूसरे वाला नहीं कर पाया, या ये हो सकता है कि पहले वाला नहीं कर पाया, दूसरे वाले ने सॉल्व कर ली, तो इसको भी हम लेंगे। हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब है, और इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले वाला भी सॉल्व कर ले और दूसरे वाला भी सॉल्व कर ले। बस सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, इसको वैल्यू पुट कर दे, तो ये हमारे पास है 1/3, दिस इज़ 3/4 प्लस 2/3 1/4, और ये 1/3 इंटू 1/4। ओके, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 12 नीचे आ रहा है, तो 12 नीचे ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, दैट इज 6/12। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, विच इज प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 है क्या, द प्रोबेबिलिटी अगेन दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, यानी कि एक वीक के पहले 4 दिनों में ही बारिश होती है और एक पर्टिकुलर डे में होगी या नहीं होगी उसका 50% चांस है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और दिन कितने, 7 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, एक दिन में 2 पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और 7 days में कितने हो जाएंगे वो, तो 7 days में हो जाएगा 2⁻7 ways। अब हमें देना डेज पर ध्यान। हमारे पास 7 दिन है और 7 में से हमें 4 दिन यूज़ करने हैं। देन वी हैव टू डिवाइड इट, और इसका ही हमें क्या बनना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन, दैट इज 7C4। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, टोटल ना वेज ऑफ सेलेक्टिंग की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, 2 होंगे तो 2⁻7 और 7 out of 4 days हमें कंप्लीट करने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर सेक्शन 1 इज़ कम्प्लीटेड। आप सेकंड वीडियो आप इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो सेकंड वीडियो मैं इसको बनाऊंगा, तो उसमें हम केस स्टडी या सेक्शन 2 की बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।